यूं ही नहीं ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। देश के भीतर हर किसी को अपने धर्म को जीने, ईश्वर के प्रति आदर और प्रेम भाव रखने का पूरा अधिकार है और यह हमें संविधान देता है अधिकार। होना भी चाहिए। यही भारतीय संस्कृति की पहचान है और आज की थोड़ी है, सदियों पुरानी पहचान। हर हिंदुस्तानी को एग्जिस्टेंस की लाइन पर गर्व करता है। देश के बहुसंख्यक आबादी की सहिष्णुता दुनिया ने देखी है, लेकिन सर तन से जुदा वाला नारा, यह कौन सी भक्ति है, कौन सा प्रेम है भाई? इस पर गंभीरता से विचार उन लोगों को करना चाहिए जो ऐसी नफरती भीड़ के हिमायती बन जाते हैं। धर्म पूछकर गोलियां मारने वाले ऐसे ही नारों को अपनी ढाल बना लेते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए। आपने सुना होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को यूनाइटेड नेशन में स्पीच दे रहे थे और स्पीच के अंत में उन्होंने ओम शांति ओम का उद्घोष किया। इंडोनेशिया वो देश है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। सुबियांतो खुद मुसलमान है, लेकिन कट्टरपंथ के सख्त खिलाफ है। भारत के अंदर के कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं को सुबियांतो से सीखना चाहिए बॉस, क्योंकि ओम शांति ओम कहना तो छोड़िए, कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको इस देश में जो वंदे मातरम तक मुंह से नहीं निकाल पाते। देश के कट्टरपंथी मौलानाओं और मुसलमानों को भड़काकर राजनीति करने वाले चेहरों को इंडोनेशिया के मुस्लिम राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से चिढ़ हो सकती है, क्योंकि सुबियांतो भले एक मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी धारा कट्टरपंथी जमात और उसके जहरीले सिर तन से जुदा हो जाने वाले फलसफे के बिल्कुल उलट है। यूनाइटेड नेशन में अपने छोटे से भाषण में सुबियांतो ने मानवता से भरे दिलों को जीत लिया। We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. कट्टरपंथी जमात के कारकुनों के लिए प्रबोवो सुबियांतो की दोनों ही लाइन नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान में तो कुछ कट्टरपंथी मौलाना वंदे मातरम जैसे जय घोष को भी बोलने से साफ मना कर देते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया का हाल जरा अलग है। इस मुस्लिम बहुल देश में रामलीलाओं का मंचन होता है, और वो भी बड़े पैमाने पर। 1973 में पहली बार इंडोनेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया था। राम कथा पर आधारित इंडोनेशिया की प्राचीनतम कृति रामायण काकाविन है, जो 9वीं शताब्दी की रचना बताई जाती है। परंपरा के मुताबिक इसके रचनाकार योगीश्वर हैं। इंडोनेशिया की राम कथा में हनुमान को आनोमान कहा जाता है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर को इंडोनेशिया की आजादी के दिन बड़ी संख्या में युवा हनुमान का वेश धर के समारोह की परेड में शामिल होते हैं। दरअसल मुद्दा मजहब का नहीं, बल्कि मजहबी कट्टरपन का है। उस गोलबंदी का है जिसे मुसलमानों को भड़काकर या उकसाकर सियासी पैंतरेबाजी के तौर पर खड़ा करने की कोशिश होती रही है। हद तो ये है कि कानपुर की जिस घटना को लेकर इतना बवाल काटा गया या शक्ति प्रदर्शन किया गया, उस घटना के पीछे की सच्चाई भी कुछ और ही थी। आई लव मोहम्मद को जरिया बनाकर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उधर आई लव मोहम्मद का जवाब अब आई लव महादेव के पोस्टर और नारों से भी दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर बिना वजह जो हंगामा हुआ, उसका जवाब किस तरह से दिया जा रहा है। मुंबई में गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर लड़कियां और महिलाएं गरबा खेल रही हैं। पंडाल में बैठी हर महिला, लड़की, यहां तक कि बच्चियों के हाथ में भी आई लव महादेव के पोस्टर आ गए हैं। अब जरा वहां से भी रिपोर्ट देखिए। आई लव मोहम्मद इस
लेकर पूरे देश में जो एक बहुत बड़ा माहौल बन गया है, जिसको लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं आई लव मोहम्मद के नाम से, उसका जवाब अब मुंबई के गरबा पंडालों से दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाएं, जो पुरुष यहाँ पर डांडिया करने के लिए आए हैं, उनके हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके हाथों में भी आप आई लव महादेव के पोस्टर्स भी देख सकते हैं। महिलाओं समेत जो पुरुष हैं, छोटी बच्चियां हैं, ये सभी, यानी दोनों तरफ से अपना अपना मामला चल रहा है। फिलहाल तो यूपी में योगी ने समझा दिया है कि कानून से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी भुगतने पड़ेंगे। देश अगर तरक्की करेगा तो फायदा सबका ना है भाई, ये बात समझने की जरूरत है। पीएम मोदी 2047 के भारत के विजन को लेकर चल रहे हैं। यह विजन किसी एक पंथ, धर्म या मजहब के लिए नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए। यह समझना तो होगा कि अर्थव्यवस्थाएं या अराजकता देश को सिर्फ पीछे ले जाएंगी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का हाल देख लीजिए। यह भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान बस एक मौके की फिराक में बैठा है। हैरानी तब होती है जब भीड़ तंत्र को शांत करने के बजाय कुछ कट्टरपंथी मौलाना या सियासी नेता आग में घी डालते हैं। लेह में अशांति फैलाने की साजिश जिस तरह से रची गई, उसके बाद तो और चौकन्ना होने की जरूरत है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जेनजी के नाम पर कोई और गेम नेपाल मॉडल पर चलाने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लेह में हुआ उसके पीछे विदेशी साजिश की बातें सामने आ रही। लाइन बहुत सीधी सी है, रास्ते कई हैं, मंजिल एक। मुद्दा मान अपमान का नहीं है, बल्कि अपनेपन का है। संभलने और सतर्क रहने का है। कहीं ऐसा न हो सियासी विरोध करते करते हम किसी जहरीले टूल किट का हिस्सा बन जाएं। बाकी जिन्होंने माहौल में जहर घोला, उनका इलाज तो तलाशा ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब पाठशाला की वीकेंड क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइटर जेट की लाइन लगाने वाले हैं। 4th जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन और स्टील्थ कैटेगरी के लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के आसमान में गर्जना करते दिखाई देंगे। और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए हमारी सेना को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रूस ने ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। जिस Su-57 को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ साल पहले भारत ने इग्नोर कर दिया था, अब रूस उसमें सुधार कर रहा है। और न सिर्फ चेंजेस किए जाएंगे, बल्कि एक साथ कई प्रस्ताव भी दिए गए हैं। मतलब हिंदुस्तान में भी उसे बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट भारत खुद अपना बना रहा है, उसकी तकनीक में भी मदद का वादा कर रहा है रूस। और भी बहुत सारे फायदे रूस की तरफ से गिनाए और बताए जा रहे हैं। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो हर कोई जानता है। क्या पता मुनीर और शहबाज के साथ बड़ा खेला हो जाए। अब सवाल है कि क्या भारत सिर्फ फाइटर जेट तक रहेगा सीमित? तो भाई साहब ऐसा लगता नहीं। मिसाइल, वॉरशिप और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मोदी ने डिफेंस डायरी में नोट कर लिया है। जमीन से अग्नि प्राइम का परीक्षण हुआ। आसमान के लिए रूस ने Su-57 का ऑफर दिया और समंदर में 2028 तक 25 नए वॉरशिप होंगे। ये हिंदुस्तान का जल, थल और नभ वाला फ्यूचर प्लान है, जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। आसिम मुनीर और जिनपिंग इंडियन आर्मी को लेकर मोदी के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बेचैनी का मीटर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार का फोकस इंडियन आर्मी को पूरी तरह से एडवांस करने का है। जहां पर एयरफोर्स को फाइटर जेट और टेक्नोलॉजी, तो वहीं थल सेना को ऐसे हथियार प्रोवाइड करने पर जोर है जो कि 300 किलोमीटर की रेंज तक बिना सामने आए दुश्मन के इलाकों को तहस नहस कर दे। तो वहीं इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप और मिसाइलें प्रोवाइड करने का प्लान है। रूस ने मोदी को ऐसा हवाई संदेशा भेजा है जो पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है, और ये मैसेज है Su-57 का, जिस फाइटर जेट को रूस लंबे समय से बेचने की कवायद कर रहा है, उसमें तेजी आ सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस Su-57 विमान की 2 या 3 स्क्वाड्रन भारत को बेचने के लिए आतुर है।
इसके लिए रूस के कुछ अधिकारी HAL के नासिक प्लांट का दौरा कर सकते हैं। इसके बाद की स्टडी की जाएगी क्या Su-57 का प्रोडक्शन Su-30 MKI के प्लांट में ही शुरू हो पाएगा। रूस ने 2018 में भी 5th जनरेशन इसी फाइटर जेट को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने हाथ खींच लिए थे। वजह बताई गई Su-57 की स्टिल्थ क्षमताओं में शक। इसके अलावा इसके इंजन को लेकर भी लगातार चिंताएं बताई जा रही थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने इंजन में बदलाव को लेकर कदम उठा लिया है। Su-57 के शुरुआती वेरिएंट में AL-41F1 इंजन लगाए गए थे, जो 4th जनरेशन के लिए डिजाइन किए गए थे। अब Su-30 इंजन डेवलप कर लिया गया है, जिसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी ये 5th कैटेगरी का होगा। इसके बाद रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसकी उम्मीद ऑपरेशन सिंदूर के पहले दूर दूर तक नहीं थी, यानी रूस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ सोर्स कोड भी देने को राजी है। रूसी कंपनी ने HAL के जरिए कुछ फाइटर जेट बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा है, यानी मेक इन